नमस्कार दोस्तों, विजन एक्सप्लेन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्लेमिंग हॉट, एक 2023 अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन ईवा लोंगोरिया ने अपनी पहली फीचर लेंथ निर्देशन में किया है। लिंडा येवेटे चावेज और लुइस कोलिक द्वारा लिखित यह रिचर्ड मोंटेनेज के संस्मरण ए बॉय, ए बुरेटो एंड ए कुकी, फ्रॉम जेनिटर टू एग्जीक्यूटिव पर आधारित है, जो फ्लेमिंग हॉट चीटोस का आविष्कार करने का दावा करते हैं। फिल्म में जेसी गार्सिया, एनी गोंजालेज, डेनिस हेसबर्ट और टोनी शहाब ने अभिनय किया है। दोस्तों, आज का मूवी एक मोटिवेशनल मूवी है। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो यह मूवी एक्सप्लेन्ड आपको जरूर देखना चाहिए। आशा करता हूँ बहुत मोटिवेट होके जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेन्ड फ्लेमिंग हॉट। 1966 में एक लड़का था जिसका नाम रिचर्ड मोंटानेज था। वह एक गरीब मैक्सिकन परिवार से आया था, जो एक शराबी पिता के साथ एक वाइनरी में काम करते थे। अल्पसंख्यक होने के नाते उसे अक्सर बुली किया जाता था। दबंग अक्सर उसके लंच को छुट्टी के समय परेशान करते थे और केवल इसलिए उसके बरेटो को बर्बाद कर दिया क्योंकि उसमें मटर थे, जिसे वे गरीबों का खाना कहते थे। लेकिन फिर भी उसे इसका बुरा नहीं लगा। उसने अगले ही दिन स्कूल गया। जिस लड़की को वह पसंद करता था उससे ज्यादा लाने के लिए उसने एक बुली को, जो बुरेटो लाया था, उसे खिलाया और उसे उसके स्वाद से प्यार हो गया। जब अन्य बदमाश उससे काटने के लिए कहते तो उसने उनसे प्रत्येक बुरीतो के लिए 25 सेंट की मांग की। तब से वह स्कूल में एक सफल बुरीतो विक्रेता बन गया और उसे बहुत सारे ऑर्डर मिले। रिचर्ड द्वारा एकत्रित किया गया पैसा आखिरकार उसके लिए पर्याप्त हो गया था ताकि वह अपनी इच्छित लड़की के लिए चॉकलेट खरीद सके। फिर वह चॉकलेट खरीदने के इरादे से कन्वीनियंस स्टोर गया, लेकिन खुद को गिरफ्तार करा लिया क्योंकि उसके साथ बहुत सारी रकम लाने के कारण उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। 60 के दशक में मैक्सिकन को अभी भी निम्न वर्ग माना जाता था और उन्हें अक्सर गलत न्याय मिलता था। स्थानीय पुलिस द्वारा रिचर्ड को एक अपराधी की तरह इलाज किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बहुत सारी अपराध जैसी व्यवहार प्राप्त करने के बाद वह उनमें से एक बन गया। 70 के दशक में रिचर्ड एक किशोर में बढ़ गया था और पुलिस के गलत निर्णय और खराब इलाज से परिचित था। लंबे बालों और मूंछों के साथ रिचर्ड गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स का हिस्सा बन गया। वह और उसकी प्राथमिक विद्यालय की लड़की जूडी, जो उसकी प्रेमिका बनी, हमेशा साथ रहते प्रतीत होते हैं। एक दिन उनका रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया और जूडी गर्भवती हो गई। उसके बाद मानो बिजली का झटका लगा हो, रिचर्ड को एहसास हुआ कि उसने इस पूरे समय में क्या किया था। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी और समय के साथ वह अपने ड्रग डीलर दोस्तों से दूरी बनाने लगा। 1982 में रिचर्ड और जूडी ने आखिरकार शादी की और उन्हें 2 बच्चे हुए। रिचर्ड एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करते थे, जो महीने के अंत तक बमुश्किल पहुंचते थे। अंत में इस परिवार को जूडी की दुकानदार के रूप में कमाई पर निर्भर रहना पड़ा, जो अभी भी 2 बच्चों के जीवन को सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। महीने का अंत मुश्किल से मिलता है। रिचर्ड जब अभी भी एक बेहतर नौकरी की खोज में था, तब जूडी एक सड़क पर विक्रेता के रूप में काम कर रही थी। परिवार के लिए मदद की जरूरत महसूस करते हुए रिचर्ड अंततः अपने माता पिता के घर लौट आया, जहां वास्तव में उसे अपने पिता से मिलना ज्यादा पसंद नहीं था। जब वह अंत में उनसे मिला तो उसके पिता ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। वह फिर पुराने दोस्तों से मिलने बाहर गया। रिचर्ड ड्रग्स बेचने के लिए वापस आना चाहते थे, लेकिन टोनी रोमेरो, गैंग लीडर, ने उनके परिवार के लिए दुख महसूस करते हुए सड़कों पर वापस आने से मना कर दिया। पता चला कि टोनी भी अपने अंधेरे अतीत से पहले ही निपट चुका था और अब एक खाद्य कारखाने में काम करता था। टोनी को पता था कि वह एक कारखाने में काम करता है, इसलिए रिचर्ड ने उससे भी कंपनी में एक पद की तलाश में मदद मांगी। टोनी ने उसे अपने कार्यस्थल पर आवेदन लाने को कहा। अगले दिन रिचर्ड खाद्य कारखाने में आए, जो कि फ्रिटोले निकला, एक खाद्य उद्योग जिसने स्नैक्स जैसे कि चीटोस, लेज और डोरिटोस का उत्पादन किया। सौभाग्य से रिचर्ड को तुरंत इनकार नहीं किया गया, लेकिन उसे तैयार किए गए आवेदन पत्र को भरने के लिए कहा गया। कंपनी द्वारा प्रसारित किया गया फॉर्म भरने को लेकर भ्रमित और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हुए वह इसे बाद में भरने के लिए घर गया। घर पर जूडी ने अंत में फॉर्म भरा। जूडी ने सेंटो बर्नार्डिस हाई स्कूल की पूर्व छात्रा के रूप में एलुमनाई कॉलम भरा। यद्यपि रिचर्ड कभी हाई स्कूल तक नहीं पहुंचा, जूडी को यकीन था कि कंपनी के लोगों को इसका पता नहीं चलेगा। अगले दिन जूडी द्वारा भरे गए फॉर्म के साथ रिचर्ड ने तुरंत मानव और संसाधन प्रबंधक का सामना किया, जो सेंटो बर्नार्डिस हाई स्कूल के ही एक पूर्व छात्र निकले। रिचर्ड, जो अच्छा झूठा नहीं था, अंततः रहस्य उजागर कर दिया और झूठ सामने आ गए। पर जब मैनेजर जा रहा था, रिचर्ड ने वहां काम करने का मौका मांगा, जानकर कि मैक्सिकन कामगार कड़ी मेहनती होते हैं। मैनेजर ने देखा कि जनित्र के पद का जोखिम कम से कम था। अंत में रिचर्ड को काम पर रख लिया। उत्साह के साथ अगले ही दिन रिचर्ड ने कंपनी द्वारा दी गई फ्रीटोले काम की वर्दी इस्त्री की। उसकी तरह एक अप्रवासी होने के नाते बड़ी कंपनियों में काम कर पाना स्वाभाविक हो गया था। गर्व, हालांकि यह सिर्फ एक गपशप के रूप में था। उसे फिर फैक्ट्री के चारों ओर ले जाया गया, जहां उसने चिप्स की एक समुद्र देखी जो उत्पादित और पैक की गई थी। वह अद्भुत सुविधा को देखने के लिए उत्साहित था।
खासकर क्योंकि वह मशीनरी में बहुत रुचि रखता है। वह मेहनती था और कभी भी कारखाने में मशीनों को देखना नहीं भूला, जो उसे बहुत आधुनिक और अप टू डेट लगी। एक बार उसने एक मशीन ऑपरेटर से इसके बारे में पूछा, जिसने उसे केवल अपना काम करने को कहा। वह गुस्सा होने वाला था, लेकिन उसने अपना गुस्सा रोक लिया, जानते हुए कि उसे नौकरी की जरूरत है और वह कोई परेशानी नहीं चाहता था जो उसके करियर को खतरे में डाल सकती थी। एक बार जब रिचर्ड सफाई कर रहा था, उसने एक ऑपरेटर से मुलाकात की जिसका नाम क्लेरेंस बेकर था। उसने तुरंत ही क्लेरेंस से मशीनरी में अपनी रुचि दिखाई, पर सौभाग्य से क्लेरेंस ने रिचर्ड की इज्जत की। क्लेरेंस ने कहा कि उसने मशीनरी के बारे में स्वशिक्षित सीखा। रिचर्ड और ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित हो गया, लेकिन जब वह क्षण अभी भी जारी था, टोनी तब आया और बातचीत रोक दी। फिर उसने क्लेरेंस से अपने दोस्त के अभिमानी व्यवहार के लिए माफी मांगी। कैफेटेरिया में टोनी ने रिचर्ड को समझाया कि उनके जैसे निम्न स्तर के कर्मचारियों को उच्च वर्ग के कर्मचारियों से बात नहीं करनी चाहिए अगर वे अपनी स्थिति सुरक्षित रखना चाहते हैं। और वर्ग के बारे में क्लेरेंस, वह कंपनी में सबसे अच्छे मशीन ऑपरेटर थे, सबसे वरिष्ठ सब में, लेकिन 15 वर्षों के करियर में भी उन्हें कभी भी योजना प्रबंधक के रूप में पदोन्नति नहीं मिली, संभवतः नस्लीय समस्याओं के कारण। इसे सुनकर रिचर्ड क्लेरेंस के साथ पढ़ाई में और भी ज्यादा ध्यान देने लगे। हालांकि वह जमादार की नौकरी के लिए आभारी था, वह अपनी पूरी जिंदगी जमादार के रूप में काम करने का इरादा नहीं रखता था और रोजर एनरिको गायक की तरह सफल होने का ऊंचा सपना देखता था। पेप्सी कंपनी के सीईओ, जो उस समय कोका कोला का प्रतिद्वंद्वी थे। ऐसा हुआ कि फ्रिटोले कंपनी अभी भी पेप्सी कंपनी होल्डिंग कंपनी के अधीन थी। रिचर्ड ने उससे नजदीकी बढ़ाने के लिए क्लेरेंस को विशेष मैक्सिकन खाना देकर रिश्वत दी। क्लेरेंस को रिचर्ड की मंशा समझ में आ गई थी, जो एक दिन बेहतर पद पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे एक छात्र के रूप में लेना शुरू कर दिया। हर दिन सफाई करते समय रिचर्ड कभी भी मैकेनिक्स के बारे में पूछना नहीं भूलते थे और क्लेरेंस हमेशा जवाब देते थे। ये दो लोग एक दूसरे के और करीब आ रहे थे और ज्ञान पाने की उसकी उत्सुकता के कारण रिचर्ड अतिरिक्त ट्यूशन पाने के लिए क्लेरेंस से जल्दी आने और देर से जाने के लिए तैयार था। उसकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उसे महीने का कर्मचारी चुना गया। पता चला कि जिंदगी उम्मीद के मुताबिक आसान नहीं थी, क्योंकि जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो आर्थिक मंदी ने देश को प्रभावित किया और उन्हें पदोन्नति की जगह रिचर्ड के लिए यह आभारी होने का क्षण था कि जब फ्रिटोले को कर्मचारियों की संख्या घटानी पड़ी, तब भी वह जीवित रहने में सक्षम था। 1992 तक की 8 वर्ष की अवधि के दौरान रिचर्ड को अपनी नौकरी को जितना संभव हो सके संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि कम आय वाले मैक्सिकन प्रवासी कर्मचारियों को जो कुछ भी मिला है उसका आनंद लेना चाहिए। भले ही उनके काम के घंटे बढ़ते जा रहे थे, कर्मचारियों की कमी के कारण रिचर्ड ने स्वेच्छा से अन्य विभागों के काम में मदद की। एक दिन माल वितरण में भाग लेते समय उन्होंने देखा कि उनके उत्पादों के खरीदार केवल गोरे लोग थे, जिनके पास केवल सीमित स्वाद के उत्पाद थे। उस साल कंपनी की स्थिति खराब होती जा रही थी, क्योंकि मंदी के कारण बिक्री घट रही थी, जिसमें प्रतिस्पर्धा भी शामिल थी। और प्रतिस्पर्धी कंपनियों से नए उत्पादों के उदय के साथ रोजर एनरिको इतने तनाव में थे, उन्होंने घबराकर एक प्रेरक वीडियो बनाया, जो उसने प्रत्येक शाखा कंपनी को दिया ताकि सभी कर्मचारियों को दिखाया जा सके। वीडियो में रोजर एनरिको ने अपने कर्मचारियों से धैर्य रखने और एक सीईओ की तरह सोचने के लिए प्रेरित किया और कंपनी को सुझाव दिया। रांचो कोकामोगा फ्रिटोले शाखा प्लांट में केवल रिचर्ड ने वीडियो देखा। रोजर और रिको के शब्द रिचर्ड के लिए बहुत प्रेरणादायक थे। वह वाक्य जिसमें कहा गया है कि विपत्ति के पीछे अवसर खोजें। उस दोपहर रिचर्ड ने अपने बेटों को स्कूल से लिया। वह चौंक गया जब उसने देखा कि उसका एक बेटा घायल था। पता चला उसकी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई जब उसे लैटिनो कहा गया, जबकि छोटे वाले को परवाह तक नहीं थी। उसे मैक्सिकन खून होने पर गर्व था, क्योंकि उसे अपनी माँ द्वारा बनाया गया मैक्सिकन खाना जैसे टैको, बुरिटो, कार्ने असादा और अन्य पसंद था। अपने बेटे का मन बहलाने के लिए रिचर्ड ने उन्हें एलोडे पर नाश्ता करने का निमंत्रण दिया, जो मैक्सिकन शैली का ग्रिल्ड कॉर्न होता है, जिसे मसालेदार सीजनिंग से ढका जाता है। बच्चे को वास्तव में यह मसालेदार पसंद आया। देखा, उसी पल रिचर्ड को एहसास हुआ कि लैटिनो होने के नाते उन्हें वाकई में मसालेदार खाना बहुत पसंद है। एलोटे ने उसे प्रेरणा दी थी। जब वह घर आया तो रिचर्ड ने एक ऐसा विचार सोचा था जिससे जूडी के मन में सवाल उठ गए। उसने एक नमूना बनाने का इरादा किया, एक मसालेदार स्नैक जो निस्संदेह उसकी कंपनी को बचा सकता था, साथ ही साथ उसकी नौकरी को भी। उसने फिर अपनी पत्नी से मसाले तैयार करने को कहा। अगले दिन फैक्ट्री में रिचर्ड ने अपना विचार क्लेरेंस से साझा किया। वह सुनिश्चित था कि उसके द्वारा बनाया गया उत्पाद बाजार में बिकेगा और अंततः कंपनी को बचाएगा। उसने क्लेरेंस से रोजर और रिको को बताने के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ अपने घर में मिलाने के लिए कुछ कच्चे उत्पाद लाने की अनुमति मांगी। वह एक नमूना बनाना चाहता था और बाद में सभी से उसे तुरंत चखने के लिए कहा। एक असली स्वाद बनाने के लिए रिचर्ड और जूडी मसाले खरीदने के लिए एक असली मैक्सिकन दुकान पर गए। उन्होंने प्रयोगात्मक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के मसाले खरीदे। रिचर्ड को अक्सर जूडी द्वारा आदेशित मसाले खरीदने के लिए आगे पीछे जाना पड़ता था। जब वे समाप्त हो गए, उन्होंने आदेश दिया, स्टीफन, उनका सबसे छोटा बेटा, एक परीक्षक के रूप में इस तीखे स्वाद को बनाने के लिए की गई खोज वास्तव में फ्रिटोले अनुसंधान और विकास टीम द्वारा की गई थी, लेकिन जो उन्होंने तैयार किया वह रसायन थे, एक प्रकार का सार। उन्होंने उस स्वादिष्ट स्वाद को असली मसालों के साथ मिलाया नहीं, जैसे रिचर्ड और जूडी ने किया। रिचर्ड और जूडी ने प्रयोग को बार बार दोहराया, जब तक कि अंत में
उन्होंने वह सही मिश्रण खोज निकाला जिसने स्टीवन को स्वाद का आदी बना दिया। एक दिन उनके कारखाने में फिर से कर्मचारियों की छंटनी हो रही थी। रिचर्ड को लगा कि अब उन्हें कुछ करने का समय आ गया है। उसने लोनी प्लान मैनेजर से अपना विचार साझा किया और उसे रोजर और रिको को फोन करने को कहा। लोनी ने सीधे मना कर दिया, कहा कि एक सीईओ के लिए उसके जैसे एक जमादार से विचार सुनने का कोई मौका नहीं होगा। वह नाराज थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी उपेक्षा की गई है। आखिरकार रिचर्ड ने अकेले ही कदम उठाया। उस रात जब बाकी लोग घर जा रहे थे, वह मैनेजर के कार्यालय में घुस गया और कंपनी के सीईओ का फोन नंबर कॉपी कर लिया और अगले दिन उसने गुप्त रूप से सीईओ के कार्यालय को फोन किया। स्टाफ हैरान था ये जानने के लिए कि एक निम्न वर्गीय कर्मचारी सीधे सीईओ के कार्यालय में कॉल करता है, लेकिन कंपनी की स्थिति जानने के बाद रिचर्ड की मंशा जानकर स्टाफ ने तुरंत कॉल रोजर एनरिको को अग्रसारित कर दिया। सीईओ से बात करते समय रिचर्ड ने बिंदु पर आकर कहा कि वह मैक्सिकन है और अन्य मैक्सिकनों की तरह उन्हें भी स्नैक्स खाना बहुत पसंद है, पर वे भी हमेशा इसे तीखी चटनी के साथ लगाकर खाएं, जैसा कि मैक्सिकन तीखा खाना पसंद करते हैं। उसने फिर कहा कि उसने अपना खुद का मसाला बनाया है जिसे उनके उत्पादों पर छिड़का जा सकता है। जब रोजर को पता चला कि रिचर्ड उसका वीडियो देखकर प्रेरित हुआ था, रोजर रिचर्ड के विचार में दिलचस्पी लेने लगा और उसने उसके नमूने आजमाने का फैसला किया। और जब उसे आखिरकार नमूना मिला, बावजूद इसके कि यह बेहद तीखा था, स्वाद वास्तव में नशीला था। लंबी कहानी को छोटा करें, रोजर ने रिचर्ड को फोन करके कहा कि वह उसकी पहल से बहुत प्रभावित था। अगले 2 सप्ताह में रोजर रांचो कुकामोंगा में फ्रिटोले प्लांट का दौरा करेंगे। वह रिचर्ड से और विचार सुनने की उम्मीद कर रहा था। एक निम्न वर्ग के कर्मचारी से विचार सुनने के लिए बड़े बॉस के आगमन से तुरंत हलचल मच गई। फ्रिटोले फैक्ट्री में अधिकारियों ने उसके अपने काम की जगह पर मैनेजर ने भी उसे आदेश की हायरार्की का उल्लंघन करने पर डांटा। रिचर्ड के लिए सीधे सीईओ से नए स्वाद के विचारों के बारे में बात करना उचित नहीं था, क्योंकि यह अनुसंधान और विकास में लागत लगा सकता है। और अगर कंपनी रिचर्ड के मसालेदार स्वाद का समर्थन करने के लिए धन में लिप्त रही तो कुछ कर्मचारियों को फिर से छंटनी का अनुभव करने की संभावना है। अंत में रिचर्ड बेचैन हो उठा। वह डरता था कि अगर उसकी कंपनी में एक और बर्खास्तगी होती है तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वह तो यहाँ तक सोच रहा था कि सीईओ को उनके कारखाने में आने से रोक दें, पर सौभाग्य से जूडी की पत्नी हमेशा सुनिश्चित करती थी कि वह आसानी से हार न माने। जूडी ने दृष्टिकोण दिया कि योजना प्रबंधक की प्रतिक्रिया केवल घमंड की अभिव्यक्ति थी। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के चतुर दृष्टिकोण के कारण अपनी प्रतिष्ठा खोने से डरते थे और महत्वहीन चीजों के बारे में सोचने के बजाय जूडी ने अपने पति को प्रस्तुति का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों तब पुस्तकालय में गहराई से खोज कर रहे थे, व्यापार प्रस्तुतियां बनाने के लिए संदर्भ देख रहे थे, उचित और सही तरीके से। रिचर्ड ने अपनी पत्नी के सिखाए अनुसार के अलावा क्लेरेंस से औपचारिक रूप से बोलना भी सीखा ताकि वह बाद में अपनी प्रस्तुति में मदद कर सके। इसी बीच जूडी ने भी अपने पति की उपस्थिति की तैयारी की ताकि वह थोड़े और शैक्षिक और उत्तम दिखें। प्रस्तुति का दिन आ गया। इस बीच रिचर्ड अभी भी उस चीट शीट को याद करने की कोशिश कर रहे थे जो वह लाए थे। रोजर और रिको आखिरकार कुछ अन्य अधिकारियों के साथ कारखाने में पहुंचे। उनका आना बहुत भयभीत करने वाला था। प्रोजेक्टर पर एक प्रस्तुति पत्रक के साथ सशस्त्र रिचर्ड अधिकारियों को अपनी प्रस्तुति से सहमत करना चाहता था। वह अपने हार्वर्ड स्नातक जैसी संयमता को सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपनी प्रस्तुति को जितना चाहे उतना आराम से देने का फैसला किया। रिचर्ड खुलकर और स्पष्ट रूप से आया और कहा कि एक लैटिनो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि उनकी उत्पाद सूची बहुत उबाऊ थी। एक लैटिनो के रूप में जो मसालेदार भोजन का आदी था, उसे स्वाद से भरपूर स्नैक्स की लालसा थी। वह अधिकारियों की आंखें खोलना चाहता था कि अब तक अमेरिका में लैटिनो बाजार वास्तव में बहुत बड़ा था, लेकिन वे अभी भी एडर ईस्टर्डर। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव की हंसी की परवाह नहीं की जिन्होंने उन्हें मार्केटिंग शब्द न समझने पर नीचा दिखाया। वह बस उस लैटिनो का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे जो चाहते थे कि उनके स्वाद का प्रतिनिधित्व एक उत्पाद में किया जाए। रोजर एनरिको के लिए रिचर्ड के विजन को देख पाना इसी के लिए काफी था। सच में रिचर्ड बाजार की प्रवृत्ति शब्द को नहीं समझते थे, पर वह बहुत लोगों केंद्रित थे और लोगों के कारक में ही रोजर एनरिको निवेश करते थे। उसने जमादार से विचारों के लिए एक अवसर प्रदान करने का निश्चय किया। इनको कंपनी ने फिर बाजार पर नए वेरिएंट के 5000 पैक्स का बाजार परीक्षण करने का निर्णय लिया। इस नए वेरिएंट को फ्लेमिंग हॉट चीटोस नाम दिया गया। दुख की बात है, सुपरमार्केट की अलमारियों पर काफी समय तक प्रदर्शित होने के बावजूद यह नया वेरिएंट उपभोक्ताओं द्वारा छुआ तक नहीं गया था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव जेम्स फिनले ने इस प्रयोग को रोकने का निर्णय लिया। बेशक शाखा फैक्ट्री के प्रतिनिधियों के रूप में रिचर्ड और लोनी ने विरोध किया। लानी ने उसे अगले 1 सप्ताह तक और मौका देने की गुजारिश की। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर होने के लिए रिचर्ड ने अपने आप पर संदेह करना शुरू किया और सोचा कि कंपनी पर इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक चपरासी के लिए यह सच नहीं है। सौभाग्य से रिचर्ड जैसे अच्छे लोगों के बहुत सारे सहायक दोस्त थे जिन्होंने उनका समर्थन किया। क्लेरेंस ने तब उसे वह समर्थन दिया जो उसे चाहिए था, उसे अपना गौरव निगलने और कभी हार न मानने के लिए कहा। घर पर रिचर्ड ने इस समस्या को फिर से अपने बेटे से पार पाने का एक तरीका सोचा। उसे प्रेरणा मिली। उसके बेटे ने कहा कि उसने कभी फ्लेमिंग हॉट चीटोस के लिए कोई विज्ञापन नहीं देखा
इसलिए अगले दिन रिचर्ड ने अपने पुराने गैंग के स्थान पर टोनी से मुलाकात की। उसने वादा किया कि अगर वह उसकी मदद करना चाहे तो वह टोनी की पुरानी नौकरी वापस दे देगा। फिर टोनी और गिरोह के साथ रिचर्ड कारखाने में आया। सो उसने मशीनों में से एक पर चढ़कर भाषण दिया। उसने सभी कर्मचारियों से कहा कि उनकी शाखा द्वारा बनाए जाने वाले फ्लेमिंग हॉट चीटोस को जल्द ही कंपनी द्वारा रोक दिया जाएगा। इसके लिए रिचर्ड सभी से मदद मांगना चाहता था। उसे दृढ़ विश्वास था कि फ्लेमिंग हॉट चीटोस की धीमी बिक्री इसलिए थी क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। इसी कारण उसे छोड़ना पड़ा। उसका इरादा अपने गोदामों में फ्लेमिंग हॉट चीटोस के ढेर बिखेर कर लैटिनो समुदाय को अपना लक्ष्य बनाकर मार्केटिंग करने का था। बाजार में और सभी कर्मचारियों की मदद से उन्होंने गत्ते के डिब्बों को टोनी और अन्य लोगों की कारों तक पहुंचाया। सामान लैटिनो समुदाय के आवासीय स्थान पर ले जाया गया, उम्मीद में कि वे नए फ्लेमिंग हॉट चीटोस में रुचि लेंगे। इसके अलावा रिचर्ड और उसके बेटों ने अपने उत्पाद खरीदने के लिए सुपरमार्केट भी गए, जिससे विजिटर्स को फ्लेमिंग हॉट चीटोस के प्रति जिज्ञासा हुई। इस क्रिया ने फिर उत्पाद के बिक्री चार्ट को बढ़ाकर प्रभाव डाला। अच्छी खबर के बाद रॉजर एनरिको उत्साहित थे। उसके बाद उसने रिचर्ड से संपर्क किया और रांचो कुकामोंगा शाखा कारखाने द्वारा तुरंत 5 मिलियन पैकेट्स का फ्लेमिंग हॉट चीटोस का मेगा उत्पादन करने का आदेश दिया। यह रिचर्ड और कारखाने की शाखा के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर थी। तुरंत इस विशाल उत्पादन को देखने के लिए उत्पादन किया गया था और विशाल उत्पादन की बदौलत पिछले एलियोस मजदूरों को वापस नौकरी पर रखा गया, जिसमें टोनी भी शामिल था। बहुत तीखा ईटो फिर से बाजार में आ गया है। 6 महीने के बाद कंपनी की स्थिति स्थिर हो गई थी और मंदी से पहले की स्थिति में वापस आने में सक्षम भी हो गई थी। धन्यवाद फ्लेमिंग हॉट चीटोस को। क्लेरेंस को आखिरकार नई योजना प्रबंधक के रूप में 20 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पदोन्नति मिली, लेकिन दुर्भाग्य से रिचर्ड के लिए जो मशीन ऑपरेटर के रूप में पदोन्नति की उम्मीद करते थे, उन्हें स्पष्ट रूप से अभी तक अच्छी खबर नहीं मिली थी। लेकिन पता चला उसी दिन रॉजर एनरिको खुद गुप्त रूप से शाखा में आए थे। इसके बाद उन्होंने रिचर्ड से मुलाकात की और उसे पदोन्नति से चौंका दिया। सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर की स्थिति नहीं, रॉजर ने रिचर्ड को क्रॉस कल्चरल मार्केटिंग का निर्देशक बनने के लिए पदोन्नत किया। रॉजर चाहते थे कि वह स्थानीय स्वादों के आधार पर चीटोस स्वादों के और नए प्रकार विकसित करे। सभी कर्मचारी वाकई में रिचर्ड के योगदान की सराहना करते हैं। जोड़ी यह सुनकर हैरान रह गई कि उसके पति को तुरंत निर्देशक पद पर पदोन्नत किया गया था। उसके बाद से रिचर्ड काम करते रहे और फ्रीटो ले उत्पादों के लिए अन्य नवाचार लेकर आए, जिससे स्नैकर्स से और अधिक रुचि मिलने लगी। उन्हें लैटिनो का गॉडफादर उपनाम दिया गया था। पेप्सी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के बीच विपणन। फ्रीटो ले और बाद में 2019 में सेवानिवृत्त होकर फ्लेमिंग हॉट चीटोस की विरासत छोड़ दी।